हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लिस जंक्शन। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 बन चुका है न्यू सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लास 11th का ये चैप्टर है और ये पहले चैप्टर 2 हुआ करता था। न्यू सिलेबस में इसको चैप्टर 1 बना दिया गया है। पहले फिजिकल वर्ड जो था उसको हटा दिया है। पहले भी वो एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, तो उसको हटा दिया है। अब जो है ये जो चैप्टर है इसमें काफी टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये टॉपिक्स हट गए हैं। तो चैप्टर काफी छोटा हो गया है और बहुत इजी भी हो गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली करे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो आप पूरी एंड तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। और जो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आज जो हम करने वाले हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इसी तरीके पता चल जाएगा कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आज की क्लास वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी देखनी है। और ये चैप्टर जो है वो अच्छे से हम आज के समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आ रही है उसको आप मिस ना करें। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें कि ज्यादा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई। हाँ ठीक है, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब इन डायमेंशन जो फॉर्मूला हमने सीखा, डायमेंशन जो हमने सीखा, इसके बेस पे आपसे पूछा जाता है इसके एप्लीकेशन। तो बेसिकली डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन। अब 3 एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब ये एप्लीकेशन करने से हम पहले एक इसकी लिमिटेशन समझ लेते हैं। डायमेंशन की लिमिटेशन है, क्योंकि ये भाई कई सारी यूनिट की एक ही डायमेंशन यूज कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि बेसिकली ये बोला जाएगा कि डायमेंशन की पहले ये इसकी लिमिटेशन है कि ये जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको इग्नोर करता है। मतलब किसी भी कांस्टेंट 1 2 14 50 60 इसका कोई भी डायमेंशन है, जो वेरिएबल्स यूनिट्स हैं उन्हीं की डायमेंशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो वो बात अगर करते हैं लेट्स सी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, प्लस माइनस के केस में फेल होता है। ठीक है, 3 या 4 वेरिएबल अगर आ जाए तो उसको आगे इससे ज्यादा अगर आ जाए तो फिर वहां पे ये अप्लाई नहीं हो पाता। ये कुछ लिमिटेशन है जिनको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे समझने की जरूरत है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रही और माइनस हो रही है तो वो उसी बेसिस पे हो रही है कि उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। आप मीटर लेंथ में से लेंथ को ही माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम में से टाइम को ही माइनस कर सकते हैं, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मीटर में से सेकंड को माइनस कर दें, लेंथ में से टाइम को तो मेजर माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, या लेंथ में हम टाइम तो मेजर नहीं प्लस नहीं करेंगे। सो बेसिकली अगर आपको किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना माइनस करना हो तो उसका सिंपल रूल ये है कि उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटी का। और इसी को याद रखना है, क्योंकि इसी के आगे जो सेकंड एप्लीकेशन हम करेंगे उसी के बेस पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब इसको समझने के लिए ये क्या कह रहा है कि एक सिस्टम, सिस्टम मतलब एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, और कोई नया सिस्टम भी हो सकता है। तो एमकेएस सिस्टम से दूसरे सिस्टम सीजीएस और कोई भी नया सिस्टम, या फिर सीजीएस से कोई नया सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक केस ले लेते हैं दैट, जैसे कि बोल रहा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे। तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना के देता हूँ, जो आप याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारे लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, ये हमारे लिए मास है m1, ये हमारे लिए लेंथ है l1, ये हमारे लिए टाइम है t1। इधर फिर ये वैल्यू हमें निकालनी है n2, मास m2, लेंथ l2, टाइम t। ठीक है, और इनकी जो पावर होगी वो सेम होगी, ए बी सी, ए बी सी। हमें क्या निकालना है n2, तो हम n2 को इधर रखेंगे, बाकी इधर आ जाएगा। तो अगर इधर आएगा तो ये हो गया n1, m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 पावर b, t1 बाय t2 पावर c। ये आया n। ये एक फॉर्मूला बन चुका है अब आपके लिए, और इसी फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 a, l1 बाय l2 b, t1 बाय t2 c। ये एक फॉर्मूला बन गया है जो आप यूज करेंगे। ठीक है, और जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये चेंज करना है तो हमें n2 की वैल्यू निकालनी है। n1 की जगह हम क्या यूज करेंगे, n1 की जगह हम यूज करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। m1 क्या है हमारे लिए, केजी, तो किलोग्राम, और m2 क्या है हमारा, ग्राम। पावर क्या है दोनों की, 1। फिर हमारा क्या है, ग्राम, फिर है, सॉरी ग्राम करो,
फिर यहाँ पे क्या है मीटर, और नीचे क्या है सेंटीमीटर पावर 1। फिर उसके बाद आप सेट टाइम देखेंगे, T1 क्या है सेकंड और T2 भी सेकंड, दोनों की पावर -1। ये आपने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले, पहले फॉर्मूला लिखना है फिर वैल्यू पुट करनी है। आदत डालनी है पहले फॉर्मूला लिखने की फिर वैल्यू। कुछ बच्चों की आदत होती है कि पहले ही वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो सीबीएसई में ये गलतियां होती हैं और इसमें मार्क्स कटते हैं। तो ये चीज हुआ। अब इसमें हम देखेंगे किलोग्राम को, अब हमें सेम यूनिट बनानी है, तो किलोग्राम को या तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम को किलोग्राम में कर लो। तो किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा -1। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, कितना बचा 1000 इंटू 100, ये आ गया। तो ये हमारी वैल्यू आई N2। अब इसको अगर आप देखो तो कितने जीरो हैं, 3 और 2 5, तो 10 की पावर 5। तो N2 की वैल्यू क्या आई 10 की पावर 5। तो आप क्या कह सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं माइनस स्क्वायर, दैट इज 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है कि दूसरा आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप इसमें और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में देने वाली हैं। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक केस हो गया। इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये चीज हुई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका आपका आंसर आना चाहिए। तो पहले आप सॉल्व करो फिर मैं आंसर बता देता हूँ क्या आता है। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए 10 की पावर 7। तो आपका आंसर इसमें 10 की पावर 7 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज है कि कई बार इसमें वैल्यू जो होगा वो एब्सोल्यूट यूनिट में देगा। अब एब्सोल्यूट यूनिट में देने का मतलब है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, दैट मीन्स न्यूटन होगी आपकी ऐसे यूनिट और डाइन होगी सीजीएस यूनिट। उसी तरीके से आपसे पूछेगा 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, अगेन अर्ज जूल जो है वो ऐसा यूनिट होगी और अर्ज जो है वो सीजीएस यूनिट होगी। तो अब ये जो है न्यूटन और जूल, ये वैल्यू जो है ये आपको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको पहचानना होगा कि यूनिट है किसकी। जैसे न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट है, तो आपको ध्यान देना है कि फोर्स की यूनिट अच्छा उसकी एमकेएस यूनिट क्या होगी। तो एमकेएस यूनिट जो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ये होगी। तो ये तो एमकेएस हो गई और ये सीजीएस हो गई, यानी डाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और एमकेएस इसमें, और आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे में जाएगा इसमें, तो अगेन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आप उसका एमकेएस और सीजीएस सिस्टम लिखोगे और वो 10 की पावर 7 में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी कन्वर्जन वाले में अगर न्यूटन एब्सोल्यूट यूनिट दे रखा है तो उसको पहले आपको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसी से सिंपल है। इसी तरीके से आप बस इसमें ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखेंगे, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, जो कि एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। और इसके अंदर बेसिकली जो मैंने अभी रूल बताया था कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी इसलिए ऐड हो रही हैं या माइनस हो रही हैं क्योंकि उनका डायमेंशन सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, उसी चीज का यूज करते हुए हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पहला एक एग्जांपल है, ये जो आप जानते हैं कि इसमें करना क्या है, बेसिकली आपको एक फॉर्मूला दे दिया है और आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसके एग्जांपल के लिए अगर मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ, पहला एग्जांपल जो लेते हैं, जैसे एग्जांपल F इज इक्वल टू एम। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसको चेक करना है तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो किसका है, F। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला यानी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने याद कर रखा है MLT-2। तो MLT-2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो वो क्या आ जाता है MA। M का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा M, और A का क्या होगा LT-2, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा MLT-2। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू दे रखा है mgh, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू दे रखा है mgh। तो एनर्जी इज इक्वल टू mgh दे रखा है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अगेन हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कलर चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखना है भाई, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का लिखना है। तो क्या याद किया आपने डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज ML2T-2,
ये तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो क्या आएगा भाई, राइट हैंड साइड में आ गया एम जी एच, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, ये आया एम का आ गया एम मास है, एम क्या है हमारे यहाँ पे मास, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चाहे एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, है तो एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने याद कर रखा है एल टी माइनस टू, और साथ में आ गया एच, एच इज अ हाइट, और हाइट एक टाइप की क्या होती है, लेंथ। आप ये से भी देखा उसको मेजर किस में करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे मीटर में, मीटर किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए, और लेंथ का डायमेंशन एल। ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो एम एल की पावर, क्योंकि बेस सेम है एल और एल, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो बेस सेम और पावर ऐड होगी टू, और यहाँ आ गया टी माइनस टू, तो एल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये इसका आ गया डायमेंशन। तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अगेन डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, और भी तरीके हैं, तो इसके अलावा मैं एक देता हूँ जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे एम क्या है मास, और वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस। ठीक है, जब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा, और ये फॉर्मूला करेक्ट है, मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको ये प्रूव करना है जिस तरीके से मैंने किया। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा तरीका आता है, दूसरा वैरायटी आता है, वो चीज हम समझते हैं। दूसरी वैरायटी जो है वो क्या है, दूसरी वैरायटी जो है वो क्या है, जैसे कि प्लस माइनस के केस, मैंने क्या बोला कि डायमेंशनली प्लस और माइनस के इसमें फेल हो जाता है। तो अगर इसको पहले करने के लिए पहले एक चीज समझते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि 2 मीटर 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना देगा, 4 मीटर, 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होगा 4 मीटर। अब ये 4 मीटर हो गया, पर आप देखिए 2 और 2 ऐड हो गए तो 4 हो गया, क्या मीटर और मीटर ऐड के 2 मीटर ऐड हुआ, मीटर और मीटर हो गए तो मीटर ही हुआ, है ना। और हमने बोला कि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो अगर इधर मीटर का डायमेंशन एल ले लें क्योंकि मीटर लेंथ है, इधर डायमेंशन मीटर का एल ले लें, एल है, और जो रिजल्ट में डायमेंशन आया है उसका भी क्या होगा एल। इससे क्या समझे भाई, एल प्लस एल एल ही देगा, वो 2L नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से एम प्लस एम 2M नहीं देगा, एम देगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 किलोग्राम माइनस 1 किलोग्राम कितना मिलेगा 1 किलोग्राम, तो भाई किलोग्राम माइनस किलोग्राम गिव्स किलोग्राम, मतलब मास माइनस मास गिव्स मास। तो बेसिकली इन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करो या माइनस करो, वो रिजल्ट में वही देगा जिनके बीच में वो हो रहा है। कभी भी मैं एल में से एम को माइनस नहीं कर सकता, एम में से एल को माइनस नहीं कर सकता, रिजल्ट जीरो नहीं हो सकता। अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपस में प्लस माइनस हो रही है तो रिजल्ट में वो डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस हो रही है उनका डायमेंशन, और जो रिजल्ट यानी इक्वल टू के बाद मिलेगा वो सेम है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे आगे के क्वेश्चन हमें करने। ठीक है, जरा देखेंगे। ओके, तो अब जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, अगर हम क्वेश्चन देखें तो जैसे इक्वेशन के फॉर्म में आप देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब इसमें क्या है कि एक केस पेयर बन जाएगा, एक ये और एक ये, हमें प्रूव करना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो सही प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, एक दो पेयर बना लिए, v इज इक्वल टू यू और एक बना v इज इक्वल टू ए टी। अब v का डायमेंशन क्या पड़ा है एल टी माइनस वी, क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन, और यू भी वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन। सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहीं पे यहाँ पे भी देखो v क्या है हमारा एल टी माइनस वन, और एक्सेलेरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, और साथ में हो गया टाइम, तो टाइम का t आ गया। भाई यहाँ पे टाइम की पावर -2 है, यहाँ टाइम की पावर +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की पावर +1 है, कुछ नहीं दिखा इसका +1, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो इधर का तो भाई यही रहेगा। और जब पावर ऐड होंगी तो एल टी का पावर ऐड करोगे तो -2 +1 कितना हुआ -1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और देखते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन इसमें क्या कर सकते हो आप, पेयर बना सकते हो, तो एक पेयर तो आपका क्या बन जाएगा एस यू के साथ, और एक पेयर बन जाएगा एस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम है, आपको क्वेश्चन में हमेशा बताएगा कि सिंबल्स क्या है, तो उसकी टेंशन नहीं होगी क्योंकि सिंबल आपको बताएंगे आपको। ठीक है, तो एस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यू वेलोसिटी, टी टाइम। तो अगर इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, तो एस यहाँ पे पहले लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, यू क्या है वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला हमने याद कर रखे है ना, और टी यानी कि टाइम। अब भाई यहाँ +1 हो गया क्योंकि टी के पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे भाई कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एल और एल, ये सेम आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो भाई हाफ का तो कोई रोल है नहीं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया
कि हाफ जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम वैल्यू देके क्या करेंगे, एस का डायमेंशन एल हो गया और हाफ ए टी, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ का कुछ नहीं करना है, ए है डायमेंशन फॉर्मूला, और टी का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, तो अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचा, एल इज इक्वल टू एल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये प्लस माइनस के केस में ऐसे करना है। अब प्लस माइनस केस में ये इतना इजी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है f इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें f क्या है, फोर्स है, x जो है वो डिस्टेंस है, और t जो है वो टाइम है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के डायमेंशन का डिवीजन निकालो, यानी ए का डायमेंशन निकालोगे, बी का निकालोगे, फिर उसका डिवीजन निकालोगे। तो अब इसको कैसे करोगे, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके, एक जो मैंने सिखाया और एक अल्टरनेट सीखेंगे हम लोग। तो जो मैंने सिखाया उसमें क्या बताया मैंने कि पेयर बना लो, एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। तो जब मैं पेयर बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पेयर देखिए क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स को हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट हटा के उसकी पावर लगा सकते हैं। मैंने रूट हटाया और एक्स की पावर आ गई हाफ। ठीक है, मुझे किसका डायमेंशन चाहिए, ए का, तो ए का डायमेंशन निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एक्स की पावर हाफ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में 35 में चला गया। अब इसका डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या पड़ा है आप लोगों ने, फोर्स का डायमेंशन पड़ा है एम एल टी माइनस टू, राइट। नीचे एक्स है, एक्स क्या है हमारा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो क्या हो गया, एल, एल लिखा, और उसकी भी पावर हाफ है, हाफ लगा दी। अब ये एल ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो भाई बेस क्या होगा, बेस तो सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। एम एल, एल की पावर वन प्लस माइनस, सॉरी, सो माइनस हाफ, वन में से माइनस हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। ठीक है, वन में से माइनस हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एम एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस टू। तो ये जो डायमेंशन निकल के आया, किसका डायमेंशन निकल के आया, ये ए का डायमेंशन निकल के आया। ठीक है, तो ए का आ गया। अब हमें किसका निकालना है, बी का, तो बी के लिए दूसरा पेयर हमने बनाया, दूसरा पेयर बनाया तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बी टी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, बी, तो भाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ अपॉन में टी स्क्वायर। अब एफ का डायमेंशन क्या है, एफ का फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और टी का डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर है ना, तो टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा टी और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्कोर ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, माइनस टू और माइनस टू, क्योंकि नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस टू प्लस टू, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, एम एल टी की पावर माइनस फोर, ए आ गया बी आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है ए बाय बी, तो दोनों को डिवाइड कर दो भाई। ए क्या आया हमारा, ए आया है एम एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस टू, और बी क्या है हमारे पास, एम एल टी माइनस फोर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, एम से एम गया, एल ऊपर जाके माइनस होगा, टी की पावर माइनस टू से माइनस टू गया, ये निकल के आया एल की पावर माइनस हाफ टी की पावर प्लस। ठीक है, तो ये निकल के आ गया, और इसका हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, तो ये आपका डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो ये था इसका एक तरीका जो हमने सीखा। अब इसका अल्टरनेट तरीका जो इजी, ठीक है, ये हमने ट्रेडिशनल वे में करा तो थोड़ा लंबा हो गया। अब इसका छोटा तरीका क्या है, छोटा तरीका ये कहता है, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, पीछे रिज्यूम करके कर लेना, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। छोटा तरीका क्या है, छोटे में हो गया, छोटे में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो रूल मैंने समझाया क्या, कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी इसलिए ऐड हो रही है क्योंकि उनका डायमेंशन क्या है, सेम। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी इसलिए ऐड हो रही है क्योंकि उनका डायमेंशन क्या है, सेम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये दोनों ऐड हो रही है तो इनको मैं क्या कर दूंगा, इक्वल रख दूंगा, क्योंकि भाई ये ऐड इसीलिए हो रही है क्योंकि इनका डायमेंशन सेम है, तो हमने रख दिया उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो ए बाय बी निकालना है तो बी नीचे आ गया, और यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर रूट, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर रूट को, एक्स रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर, एक्स की पावर हाफ। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे डायमेंशन, टी का डायमेंशन टी, टाइम का डायमेंशन टी और उसका स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है, लेंथ एल की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस हाफ टी की पावर टू, ये आ गया हमारा डायमेंशन। था ना इजी। तो बेसिकली अगर आपको रूल याद होंगे तो आप इजीली चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशन, ओके, तो इसको इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके। अब आप बड़े लंबे तरीके को क्यों जाएंगे, छोटे तरीके को जाएंगे तो इसी को याद करेंगे, राइट। आप लोगों को भी आसान तरीका चाहिए, तो ये होगी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आगे क्यों बढ़ेंगे, अभी इसका एक और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर का जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं।
1 2 3। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है बहुत फेवरेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीचर का ये क्वेश्चन बनता ही है, और एग्जाम में अगर इसको डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन अगर देना होता है तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी में होता है। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ए और बी का डायमेंशन निकालना है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका ए और बी का डायमेंशन निकालने के लिए आएगा, या फिर इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए आएगी। तो दोनों चीजें निकाली जा सकती हैं, बस हमें फॉर्मूला बनाना है और कर देना है। उसी रूल के अकॉर्डिंग क्या रूल है हमारा, कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या माइनस हो रही है, सो दैट मींस दे बोथ हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, और उसी रूल को समझते हुए हम यहाँ पे करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो है ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इनका डायमेंशन सेम। तो लेट यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाय वी स्क्वायर, और p इज इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू में v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो p इंटू में वी स्क्वायर, नाउ p का या तो यूनिट देख लेंगे, या तो p का अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट देखेंगे, और अगर डायमेंशन फॉर्मुला देखना है तो डायमेंशन फॉर्मुला देखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मुला देखने के लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली p की डायमेंशन फॉर्मुला यहाँ पे पुट करते हैं। तो p यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मुला, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो आप या तो उससे निकाल सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के 13 या 14 जो है 12 13 आपको डायमेंशन फॉर्मुले याद करने के लिए बोले थे, तो वो आपको याद करने हैं। तो आपने क्या करा कि इसका डायमेंशन फॉर्मुला याद कर रखा है और आपने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मुला हो गया प्रेशर का। देन आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब होता है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा क्यूब, और इसका भी क्या है स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होंगी, ठीक है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ये बन गया 6, और ये अगर 6 बन गया तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। ठीक है, तो ये तो ए का डायमेंशन आ गया। फिर हमें सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है, आपस में माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब इनका डायमेंशन सेम होगा। तो अगेन इसको हम क्या कर देंगे, बी इज इक्वल टू वी। और वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, एल क्यूब। अब अगर ए का डायमेंशन क्या आया, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। तो अगर ये डायमेंशन आया है तो अब इसके बेस पे आप यूनिट बना सकते हो, एम का मतलब किलोग्राम, एल का मतलब मीटर, टी का मतलब सेकेंड, जो पावर है वो पावर आप लिख दो। ऐसे बी का अगर आप निकालोगे, एल क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब। इस तरीके से आपने यूनिट भी निकाल ली और डायमेंशन भी निकाल लिए। तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, और ये इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में काफी आ जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। यहाँ पे पी जो है वो पी क्या है, पावर है, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम, और एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो नाउ हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ए इंटू बी का डायमेंशन निकालना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इंटू बी का डायमेंशन निकालना है। और ए इंटू बी का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का डायमेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे दिख रही है कि बी माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये दोनों टर्म आपस में माइनस हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, यस यू गॉट इट राइट, क्या, हाँ। तो बेसिकली इनका डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो सेम डायमेंशन होगा तभी ये माइनस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू, माइनस का साइन हटा के इक्वल टू कर देंगे। एज एक्स इज अ डिस्टेंस, दैट मीन्स लेंथ, एंड लेंथ का डायमेंशन होता है एल, और इसका स्क्वायर है तो ये आ गया एल स्क्वायर, बी का एल स्क्वायर आ गया। नाउ हमें ए का डायमेंशन निकालना है, तो पहले तो हम रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। पी पावर, पावर का डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो पावर का डायमेंशन क्या आता है, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम के बेस पे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, या फिर उसको याद कर रखा होगा आपने। तो पावर का डायमेंशन पहले तो हम रिलेशन लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी। अब इसकी जगह अगर मैं डायमेंशन पुट करूं तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पी टी। ना उसका डायमेंशन पुट करते हैं। अब चाहे मैं बी की बात करूं या एक्स स्क्वायर की बात करूं, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो दोनों का कंबाइंड डायमेंशन यहाँ रखेंगे एल स्क्वायर। पावर का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू, ठीक है। और टाइम है टी, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, टी की पावर ये +1 है, ये -3 है, क्या बच गया, -2। तो यहाँ पे आया m की पावर -1, टी की पावर 2। ये डायमेंशन आ गया ए का। अब आपसे निकालने के लिए बोला है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी निकालने के लिए बोला है, तो ए का डायमेंशन आया m की पावर -1, टी की पावर 2, और बी का डायमेंशन आया एल स्क्वायर। तो द डायमेंशन वुड बी m-1 एल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना होता है, डायमेंशन से इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करना होता है।
इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सीबीएसई का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, क्लास 11 का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, स्कूल के लेवल पे जो एग्जाम दे रहे हैं, वो इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सेकंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम क्या करते थे, डायमेंशनली करेक्टनेस यानी कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं वो चीज चेक करते थे, और इसके बेसिस पे कुछ वेरिएबल्स का हमें डायमेंशन या यूनिट निकालना होता है, वो हमने इस एप्लीकेशन में सीखा है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, राइट, द टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक रिलेशन डिराइव करना होगा। तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है कि फोर्स F डिपेंड्स ऑन मास, एंड मास यहाँ पे m से सिंबल हम दे रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन a, डिराइव रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो जैसा स्टेटमेंट में बोला है वैसा हम करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पे और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ए पे। तो इन दोनों के डायमेंशन बेसिकली जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, तो उस पावर को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो लेट हमने इसकी पावर ले ली एक्स और वाई, कंबाइन करेंगे तो एफ कंबाइन करके आया एन की पावर एक्स ए की पावर वाई, और प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाते ही हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज के एम एक्स ए की पावर वाई। तो दिस वुड बी हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नाउ वेयर हम यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते ही हमारा क्या आ जाता है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला एफ का, तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। और फिर हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला में क्या आएगा, राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले में हमारा आ गया एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई। सो एम हो गया एम, ये एक्स हो गया, और ए की पावर यानी ए हो गया एक्सेलरेशन, तो इसकी पावर वाई। ओपन करते हैं तो क्या आता है, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, ए की पावर माइनस टू वाई। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले को इक्वल मानेंगे, क्योंकि दो टर्म अगर इक्वल है इसका मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब आगे देखोगे कि यहाँ m की पावर x है और यहाँ m की पावर y, दैट मीन्स x किसके बराबर हो गया, 1 के। यहाँ l की पावर y है और यहाँ l की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, l की पावर यानी y इक्वल टू 1 हो गया। हमें x और y मिल गया, इसको हम इक्वेशन 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, और पुट करने पे हमारी इक्वेशन 1 ये रही, इसको पुट करने पे हमारा f इज इक्वल टू के एम ए, क्योंकि x और y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से फॉर्मूला आपका डिराइव होगा। तो इसी तरीके से आपको रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि एनर्जी E ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, बॉडी हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बोल रहा है, और इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, तो हम x, y और z ले लेते हैं। इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर x, h की पावर y और g की पावर z। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, कांस्टेंट आएगा के m की पावर x, h की पावर y और g की पावर z। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 बनने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला इसका एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या याद किया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, फिर आप राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे। राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो वो क्या आएगा, के एम की पावर एक्स, एच की पावर वाई और जी की पावर जेड। नाउ के इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हमने क्या याद किया था कि कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नाउ एम का हमें डायमेंशन रखना है, तो एम हमारे पास मास है तो एम आ जाएगा, और इसकी पावर एक्स, एच हाइट है मतलब लेंथ, एल, जी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी माइनस टू, और यहाँ पे आ गया जेड। अब इसको आप ओपन करते हैं, तो एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, एल की पावर जेड, टी की पावर माइनस टू जेड। ठीक है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, एक्स एल की पावर वाई प्लस जेड, टी की पावर माइनस टू जेड।
नाउ अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर सेम होनी चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ m की पावर x है, यहाँ m की पावर 1 है, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यहाँ l की पावर y प्लस z है, यहाँ l की पावर 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, l की पावर तो ये आ गया y प्लस z इज इक्वल टू 2। और यहाँ t की पावर -2z है और वहां पे -2, तो -2z इज इक्वल टू -2। तो -2 से -2 क्या, z इज इक्वल टू क्या आ गया 1। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1। तो x1 y1 और z1, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम पुट करते हैं e इज इक्वल टू के एम जी एच, सबकी पावर 1 आई है, तो इसलिए ये फॉर्मूला। तो सेम तरीके से आप स्टेटमेंट करेंगे और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो अगेन उसी तरीके से सॉल्यूशन आप करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉल्यूशन वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेस स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल। दूसरा मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m। तीसरा टेंशन T। तो इसकी पावर x y z कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, l की पावर x, m की पावर y और t की पावर 2। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, l की पावर x, m की पावर y और t की पावर 2। अगेन अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, देखो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यू। अब न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, और 1/t का मतलब है कि 1/सेकंड, 1/सेकंड कह लो या 1/t कह लो, कुछ भी कह लो, तो आएगा डायमेंशन क्या, t-1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ गया t-1। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, m की, अब क्योंकि m नहीं है l नहीं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी 0, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, तो ये तो डायमेंशन आ गया। राइट हैंड साइड का अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा बनता है, क्या है, के एल की पावर x, m की पावर y और t की पावर 2। नाउ l लेंथ हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम इग्नोर करेंगे। अब के l तो है, l लेंथ हो गया, तो l की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे x। m हमारा क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, तो m हमारा मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास l की पावर -1, इसका डायमेंशन आएगा ml-1। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान देने से साफ साफ है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसकी पावर क्या है y। फिर t क्या है, टेंशन, और टेंशन जो होता है बेटा वो होता है फोर्स, टेंशन होता है फोर्स, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा है mlt-2, राइट। तो यहाँ पे हम रख देंगे mlt-2, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है z। ठीक है, अब इसको ओपन करो, m l की पावर x, m की पावर y, l की पावर -y, m की पावर z, l की पावर z, t की पावर -2z, और इसका अगर आप कंबाइन करते हो तो m आ जाएगा y प्लस z, l आ जाएगा x माइनस y प्लस z, t आ जाएगा -2z। ये आपका कंबाइंड फॉर्म बनता है, और इसको अगर हम हटाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फॉर्मूले को इक्वल। सो किसके अकॉर्डिंग, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे m की पावर y प्लस z है और यहाँ m की पावर 0, तो हम क्या करेंगे, y प्लस z को 0। अब 0 देखे घबराना नहीं, कई बार क्या होता है बच्चे जो है 0 देते और फिर वैल्यू कैसे आएगी, फिर आगे सोचते ही रह जाते हैं, वो सॉल्व ही नहीं करते। तो ये मतलब मैथ है किसी चीज है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप वैल्यू पुट करते जाओ वो सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, बस स्टेप आप सही तरीके से, मैथमेटिक्स स्टेप आपने बोर्ड मास सीखा हुआ है, बोर्ड मास लगाओ, अलजेब्रा सीखा हुआ है, अलजेब्रा लगाओ, और वो चीजें अपने आप सॉल्व होगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 0 है, 0 पुट कर दो, निकल गया, अब आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें अब आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे दूसरा। अब एल की पावर लेते हैं, एल की पावर यहाँ है x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है 0, तो अगेन
हमारे पास क्या आया, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ y प्लस जेड क्या है, 0, और यहाँ पे y प्लस जेड माइनस कॉमन में तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो y प्लस जेड की जगह पे हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो y प्लस जेड की जगह माइनस रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पर यहाँ पे एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। अगली इक्वेशन बनाते हैं माइनस टू जेड। तो माइनस टू जेड हमारा क्या आ जाता है, टी की पावर देखेंगे माइनस टू जेड और माइनस वन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन। तो भाई क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस से माइनस किया 1/2 आ गया, z की वैल्यू आ गई। देखो z की वैल्यू आई, तो अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू पुट करता हूँ 1/2 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। y और z की वैल्यू पुट कर दी, अब यहाँ पे पुट करो x माइनस y की वैल्यू -1/2 प्लस z की वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा कि ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस होके हाफ बन गया, प्लस हाफ बन गया, और ये 0 हो गया। हाफ और हाफ मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 उधर जाके -1 हो गया। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गया। पुट कर देंगे, पुट करेंगे इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के एल की पावर वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी -1, फिर इसके बाद m की पावर वाई क्या है -हाफ, और टी की पावर क्या है हाफ, तो टी की पावर हाफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, के 1/l एम की पावर हाफ, माइनस वाली पावर नीचे चली जाएगी, टी की पावर हाफ। अब दोनों की पावर हाफ है तो हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, राइट, तो दोनों का स्क्वायर रूट लगा दो, ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से आप बस मेन है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और इसलिए ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The force F applied on a body, force F applied on a body depends on its mass, radius r, सर्कुलर पाथ हो गया, और वेलोसिटी v। ठीक है, तो अगेन कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इसकी पावर x y और z ले लेंगे, m की पावर x, r की पावर y, v की पावर z। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, m की पावर x, r की पावर y, v की पावर z। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आपका काम होगा अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फॉर्मूला लिखना। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट डाल देंगे वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ यानी फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने याद करा है MLT-2। उसके बाद आप रखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो डायमेंशन फॉर्मूला आप बाकी सबका लिखेंगे, क्या है, के एम की पावर एक्स, आर की पावर वाई, वी की पावर जेड। तो के कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन तो नहीं लिखेंगे, तो के कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं लिख के हम क्या करेंगे, एम का लिखेंगे। तो एम का डायमेंशन एम आएगा, मास है आर, रेडियस लेंथ है तो लेंथ का एल आ जाएगा, पावर वाई, वी वेलोसिटी है एल टी -1 पावर जेड। ओपन करेंगे, ओपन करके हमें क्या मिलता है, ओपन करके मिलता है एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, एल की पावर जेड, टी की पावर -जेड। ये ओपन करके मिला। अब आप क्या करोगे, फिर वही चीज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, कंपेयर करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो कंपेयर करते हैं तो x किसके बराबर आ गया, क्योंकि m की पावर यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आ गया 1। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे आप अगर इसको बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऐड कर सकते हैं। तो l की पावर y प्लस जेड आ गया और यहाँ l की पावर 1 है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 1। देन आप देखिए t की पावर कितनी है -2 -z, और -z किसके बराबर आ जाएगा आपका, -z बराबर आएगा आपका -2 के बराबर, तो z इज इक्वल टू 2। z इक्वल टू 2 आया तो z की वैल्यू आप पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करने पे आपकी वैल्यू क्या आई 2 1, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 -2 दैट इज -1। सो यू हैव नाउ द वैल्यू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये वैल्यूज आपके पास अब आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास इक्वेशन 1 ये रही, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। f इज इक्वल टू क्या आ गया, k m की पावर x, x क्या है 1 आया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद r की पावर क्या है y, y की पावर -1 आई है तो r की वैल्यू हम -1 लिखेंगे। v की पावर z है तो z क्या आया 2, तो v की पावर z, z की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, अब इसको जो पावर माइनस की है वो नीचे चली जाएगी, तो k m v स्क्वायर बाय r, ये बन गया फॉर्मूला।
तो सिंपली आपको ये जो जिस तरीके से पैटर्न में मैंने आपको सॉल्व करवाया इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं करना है। और बस आपको ये ध्यान रखना है पावर्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर को कंपेयर कर दो, लेंथ की पावर को कंपेयर कर दो, टाइम की पावर को कंपेयर कर दो। मास लेंथ नहीं है, जो जो डायमेंशन नहीं है उसकी पावर 0 रख लो। ये ऑलमोस्ट वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम से इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब वहां पे आप जो सीखा है उसको अप्लाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन को अपने से खुद के, आप जो मैंने ये क्वेश्चन कराए इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिजिक्स या मैं ऐसा कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए और उसमें कोई मैथमेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सो रिमेंबर वन थिंग, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आजकल बच्चों की आदत क्या होती जा रही है कि आप लोगों की आदत होती जा रही है कि हाँ ऊपर से देखा, हाँ ठीक है समझ में आ गया, ओके हम एग्जाम में करके आ जाएंगे, खोल के आ जाएंगे, भैया एग्जाम तो मस्त जाने वाला है। ठीक है, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है? आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी, आपने देखा, आपको लगा आ गया, आपको समझ में आ गया, आप कर दो। पर जब तक आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से करके नहीं देखोगे, एक रफ कॉपी करके नहीं देखोगे, वो चीज आपको दिक्कत देगी, आपको हमेशा दिक्कत आएगी और एग्जाम में बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में ब्लैंक आउट ना हो तो आपको क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस, भले आप वीडियो देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, किसकी भी देख रहे हो, पर आप जब वीडियो देख के समझ जा रहे हो, चीजों को समझ जा रहे हो, क्लास में आके बच्चे समझ जा रहे हैं, तो उसके बाद उसको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो सिंपल सी बात है, आप देखो गाना एक बार सुनते हो, हाँ आ गया लाइन याद, मतलब उसको जब तक आप 2-3 बार 4 बार गुनगुनाओगे नहीं, उसके साथ लय से लय नहीं मिलाओगे, सुर से सुर नहीं मिलाओगे, तब तक वो गाना याद नहीं होगा उस तरीके से। सिमिलर हर सब्जेक्ट के साथ होता है बेटा। अगर और स्पेसिफिकली फिजिक्स और मैथ्स की बात करते हैं, इसके अंदर तो कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज भी है, सब्जेक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो आपको खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही एक मंत्र है जिससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, चीजों को याद रख सकते हो। फॉर्मुले एक बार में याद नहीं होते, उसके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम बनाते हैं, तब जाके वो फॉर्मुला हमारे दिमाग में बैठता है, तब आप चीजें उसको रिकॉल कर पाते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल की खुद से, डेरिवेशन की खुद से। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें भले अभी समझ में आएंगी पर याद नहीं रहेगी, एग्जाम में भूलोगे, कोई ना कोई स्टेप भूलोगे। तो हमेशा याद रखो कि लिख के जरूर देखना है, लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि कैसे लिखोगे कि सामने रखा और हाँ कॉपी सामने पड़ी और लिख के देख रहे हो, ये भी नहीं करना है बेटा। याद करो अच्छे से, कॉपी बंद करो, नेक्स्ट कोई प्रैक्टिस नोटबुक खोलो और उसमें लिख के देखो, क्रॉस चेक करो कहाँ गलतियां हुई हैं, फिर से उसको सही से याद करो, फिर से करके देखो। यही एक सही तरीका है जिससे आप प्रैक्टिस सही से कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखा करो। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक चैप्टर का पढ़ते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इजी टॉपिक है, आपको जस्ट कुछ रूल्स याद होने चाहिए और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या है? बेसिकली हम सिग्निफिकेंट किसको कह रहे हैं? जिसकी एक इंपॉर्टेंस है, वैल्यूज में, नंबर्स में जिसकी इंपॉर्टेंस है उसको हम सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, एक इंपॉर्टेंस रखता है उस नंबर के अंदर, तो हम उसको सिग्निफिकेंट कह रहे हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट है उनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उनको अगर हम साथ में रखते हैं तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो रूल 1 ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। 2, 3, 6, 7, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। ठीक है, ऐसे कोई सा भी नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर उसके अंदर उतने ही हो जाएंगे। दूसरा रूल कहता है कि अगर जीरो के ही दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो ऐसे में वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाता, पर बीच में आ गया तो कहलाएगा। जैसे कि 2, 3, 0, 6, 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। ठीक है, 2, 0, 3, 0, 8 कितने हो गए? 5। तो अगर जीरो बीच में आ रहा है दो नॉन जीरो के तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर जीरो जो है लास्ट में आ जाए, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, 2, 3, 6, 0, 0, तो ऐसे में जो ये लास्ट के जो जीरो है ये काउंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। और दूसरा रूल क्या है? यही अगर 2.36 इंटू 10⁴ -4 -24 इस तरीके से आ जाए तब भी ये वाला काउंट नहीं होता है, ये काउंट करेंगे, दैट इज 2, 3, 6 कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3। ठीक है, तो पावर्स को काउंट नहीं करना। अच्छा, इस वाले में एक रूल है कि पीछे कुछ भी जो ट्रेलिंग जीरो है उसको काउंट नहीं करोगे, पर अगर इसके पीछे यूनिट लग गई जैसे कि 23600 किलोमीटर, देन काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3, 2, 5 यूनिट लगने के बाद आपका ये काउंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद आप ध्यान रखते हैं, अब ये तो सारे ऐसे थे जिसमें डेसिमल नहीं, राइट? अगर डेसिमल नहीं होंगे तो उसको काउंट नहीं करना है, मतलब इसमें जो रूल्स है वो बता दिए। डेसिमल वाले में क्या होगा? डेसिमल वाले में अगर डेसिमल लग गया किसी चीज में, टू लेस देन, लेट्स से कि कोई नंबर 1 से छोटा है, 0.2360, ठीक है, तो इसमें जो लेफ्ट साइड में 0 ये काउंट नहीं होंगे, राइट साइड वाले काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 और 3, 5। ठीक है, याद रखना, राइट वाले काउंट होंगे, लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे अगर डेसिमल लग गया। अब ये डेसिमल कहीं भी लग जाए, ठीक है, तो 2.3600 तो भी कितने हो गए? 3, 2, 5। ठीक है, कैसे भी लग जाए, डेसिमल लग गया तो राइट वाले जीरो काउंट होगा।
ठीक है, चाहे वो इस तरीके से भी क्यों ना लग जाए, 2360.0, इस केस में भी ये 5 ही है। डेसिमल लग गया तो राइट वाले काउंट होंगे, लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, यही रूल है, इसके अलावा फिजिक्स के अंदर कोई अलग से रूल नहीं है, यही आपके काउंट होते हैं और जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें होती है कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है। मीटर है, मीटर से किलोमीटर कर लो या सेंटीमीटर कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू वही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्निफिकेंट नंबर्स, राइट। तो ये था सिग्निफिकेंट नंबर। तो हमने चैप्टर को अच्छे से समझा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और इन क्वेश्चंस में बेसिकली मैंने कोशिश वही क्वेश्चंस की करी है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने किया। ये तो नहीं कहूंगा कि एकदम टू कॉपी क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। जस्ट आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे लोग खुद से भी ट्राई करेंगे सॉल्व। मेरे सॉल्व करने से पहले आप ट्राई करिए, दोबारा से रीप्ले करिए वीडियो को, और उसमें फिर से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए और चेक करिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सही आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वेल डन। नहीं आ रहा है तो दोबारा से प्रैक्टिस करो, निराश होने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो नई वीडियो है वो आप तक आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। आपको कोई आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात शेयर करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।